हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की जो वीडियो है आपकी वो वन शॉट वीडियो है इलेक्ट्रिकल साइंस की। जो यूनिट फोर्थ है वो दो पार्ट में है, ये ध्यान देने व समझने वाली बात है। पहला है ट्रांसफार्मर। जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रांसफार्मर से होता है। बाकी थ्योरी का टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 2-3 टॉपिक है, उसी से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंट टाइप के टॉर्क्स कौन कौन से होते हैं, लाइक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। और पीएमएमसी परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मूविंग आयरन और इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन में क्या डिफरेंस है ना। एंटाइनोमी टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यही पूछा जाता है। अब आते हैं पहले ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर जो है आपका एक रिलेशन है, इस बार न्यूमेरिकल आया था आपके मिड टर्म 2 के एग्जाम में। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये प्राइमरी रेटिंग इज इक्वल टू सेकेंडरी रेटिंग, मतलब V1I1 इक्वल टू V2I2, यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो E2/E1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू R होता है। R को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। E1 प्राइमरी साइड का EMF होता है, E2 सेकेंडरी साइड। V1 प्राइमरी साइड का वोल्टेज, V2 सेकेंडरी साइड। I1 प्राइमरी साइड का करंट, I2 सेकेंडरी साइड। N1 प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न, N2 सेकेंडरी साइड के। तो ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी है डिराइव करने के लिए आता है कि डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को इफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। हम इनपुट पावर को आउटपुट पावर प्लस लॉसेज लिख सकते हैं। डेरिवेशन के लिए हमें पैरामीटर को थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। V2 आउटपुट वोल्टेज, I2 आउटपुट करंट, φ2 फेज एंगल है, Pi आयरन लॉस होता है, Pc कॉपर लॉस। अब आउटपुट पावर क्या होता है, Vi cos φ तो V2I2 cos φ, फिर V2I2 cos φ प्लस Pi प्लस Pc। अब क्या है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो डिफ्रेंशिएट हमेशा क्या है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ईटा इक्वल टू जहाँ जहाँ करेंट है, करेंट वेरिएबल होता है, लोड वेरी करने पे करेंट वेरी करता है। तो जहाँ जहाँ एक P है, करेंट है, वहाँ x से मल्टीप्लाई। तो ईटा इक्वल टू XP/XP प्लस PI प्लस x² PC। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाले का होल स्क्वायर, मतलब d𝜼/dx का क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये वाला पोर्शन का होल स्क्वायर। इसको एडिटी लिख देते हैं। इसको XP को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो P आएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस XP, और नीचे वाले को डिफरेंट करें तो क्या है, PI प्लस 2XBC। फिर हमारा P क्या है, कॉमन है, जो बच गया मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा कि d𝜼/dx इक्वल टू P इंटू PI माइनस x² PC अपॉन XP प्लस PI प्लस x² PC का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे कि ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये इक्वल टू 0। ये P पावर है, मान लीजिए फैन चलाना है तो पावर 0 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब क्या हो गया, PI इक्वल टू x² PC। यहाँ से लिखेंगे x² PC इक्वल टू PI, मतलब व्हेन कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। व्हेन कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। तो व्हेन कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस देन द वैल्यू ऑफ इफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। तो पूछा जाएगा कि इन दिस कंडीशन द वैल्यू एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। डेरिवेशन आता है, अदरवाइज 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर में आएगा तो लिखोगे कि जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होता है तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फिर जनरली जो एफिशिएंसी होता है वो 96 to 99% के बीच होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पिछली बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आया था। लोड निकालना, लोड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, रेटेड KVA इंटू √PI/PC। PI आयरन लॉस, PC कॉपर लॉस। इफिशिएंसी इक्वल टू होता है x V2I2 cos φ अपॉन x V2I2 cos φ प्लस PI x² PC। फॉर फुल लोड x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन होगा। हाफ लोड x इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी cos φ की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन लोड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, और 2 + 2 PI और 2 PC। इसमें से जो भी वैल्यू कम होगी कॉपर लॉस और आयरन लॉस में, उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि हमें रेशियो ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं हम लोग, इसलिए परफॉर्म करते हैं आयरन लॉस फाइंड करने के लिए, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट फाइंड करते हैं कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए। तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ये ट्रांसफार्मर रेटेड दिया है
200 मतलब V1 V2 10 kVA मतलब V1 I1 की वैल्यू दिया है, V2 I2 के इक्वल होता है। कोर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, कोर लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन लॉस। फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, cos फाई की वैल्यू दिया है, कॉपर लॉस की वैल्यू दिया है। तो ये हम लिख लेंगे V1 I1 इक्वल टू V, जो KVA दिया होगा V1 I1 इक्वल टू V2 I2, PI दिया है, PC दिया है, पावर फैक्टर। तो लोड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी रेटेड KVA इंटू √PI/PC, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो लोड निकल जाएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी तो लोड करस्पॉन्डिंग 7.07, पावर फैक्टर की वैल्यू सेम वही वैल्यू, फिर 2 टाइम्स जो वैल्यू कम है। अब देखिए लॉसेज में कौन सी वैल्यू कम है, आपकी आयरन लॉस, तो 2 टाइम्स कर देंगे। फिर पूछ रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट पावर फैक्टर 1, तो जहाँ cos फाई है 1 पुट करके मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स है, पिछले पेपर में पूछे गए थे, बहुत ही इजी डायरेक्ट फार्मूले बेसिस पे होते हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक आयरन का कोर होता है, ये जो होता है ये आयरन का कोर होता है ना, आयरन या स्टील का हम बनाते हैं। 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी पे लोड कनेक्ट कर देते हैं, है ना। और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी होती है इस कोर से अटैच होता है आपका, है ना। तो और इंटरलिंक्ड होता है, मैग्नेटिक पार्ट इज द बोथ कॉमन फॉर द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी होता है। और इसमें अब इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हमने क्या किया, हमने सप्लाई दिया यहाँ पे, इस सप्लाई अल्टरनेटिंग है, इसकी वजह से I1 करंट डेवलप हुआ। I1 और N1 मिलकर के एक MMF डेवलप करते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और ये मैग्नेटिक पार्ट है तो एक फ्लक्स होगा, फ्लक्स जो होगा कॉमन होगा बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, क्योंकि ये पार्ट कॉमन है तो यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज होगा। और वेन एवर चेंज इन फ्लक्स EMF इज इंड्यूस, तो यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, यहाँ लोड कनेक्ट करेंगे तो ये EMF क्या करेगा, करंट डेवलप करेगा जिसको बोलते हैं I2 करंट। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, है ना। तो पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर को हम DC में नहीं यूज करते हैं, रीजन बिहाइंड दैट E = -dφ/dt। भाई वोल्टेज करंट DC में कांस्टेंट होता है, फाई भी कांस्टेंट होगा, तो इसका EMF क्या हो जाएगा, 0। मतलब जब भी हम DC प्राइमरी सप्लाई DC पे देंगे तो EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं होगी। जो भी करंट होगी वो प्राइमरी में होगी, वो एक्सेसिव हाई अमाउंट ऑफ करंट होती है, तो ट्रांसफार्मर बर्नआउट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। डेट्स वाई हम लोग ट्रांसफार्मर को DC में यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। ट्रांसफार्मर लॉसेज इस बार पूछा जाएगा, पेपर में आएगा क्योंकि पिछली बार नहीं आया था। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेज, पहला होता है आयरन या कोर लॉस, सेकंड वन इज कॉपर या ओमिक लॉस। आयरन लॉस होता है इट इज ड्यू टू अल्टरनेटिव फ्लक्स इन द आयरन कोर, एंड देयर आर 2 टाइप होता है, पहला होता है हिस्टेरिसिस लॉस, सेकंड वन इज एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस होता है इट इज ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन द आयरन कोर विच इज गिवन डिनोटेड बाई pH। फार्मूला याद कर लीजिए, pH = η' Bmax के पावर x FB। ईटा डैश हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट, मैक्सिमम Bmax फाइल में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F होता है फ्रीक्वेंसी, V होता है वॉल्यूम ऑफ कोर, X होता है जो मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, 1.6 से 2.5 के बीच होती है। एडी करेंट लॉस, एडी करेंट क्या होता है कि कुछ जो करेंट होती है ड्यू टू कंडक्टिंग नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द आयरन कोर, सम करंट या सरफेस पे फ्लो होती है, इसका कोई भी रोल नहीं होता है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में, ये इन द फॉर्म ऑफ लॉसेज होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडी करेंट लॉसेज। ये बहुत मिनिमम होती है और इसकी वैल्यू होती है P = KE Bmax के पावर स्क्वायर F² T² V। बाकी KE हो गया एडी करेंट कोएफिशिएंट, बाकी पैरामीटर सेम है। T है थिकनेस ऑफ ईच लेमिनेशन। कभी कभी पूछा था कि हाउ टू मिनिमाइज दिस लॉसेज, तो थिकनेस ऑफ ईच लेमिनेशन मिनिमाइज करके एडी करेंट लॉस मिनिमाइज करेंगे, और अच्छा मटेरियल यूज करके हम क्या करेंगे, हिस्टेरिसिस लॉस मिनिमाइज करेंगे। कॉपर लॉस रेजिस्टेंस जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है उसकी वजह से होता है, इसीलिए उसको ओमिक लॉस भी बोलते हैं। PC = फार्मूला होता है I1² R1 + I2² R2। इन ट्रांसफार्मर आयरन लॉस डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड कॉपर लॉस डिपेंड अपॉन करंट, बोथ लॉसेज डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, नॉट इन पावर फैक्टर। दैट्स वाई द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इन KVA नॉट इन किलोवाट। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, वाई द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इन KVA नॉट इन किलोवाट। आइडियल ट्रांसफार्मर एक करेक्टरिस्टिक होती है, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस मतलब कोई भी लॉसेज नहीं होगी, नो लीकेज फ्लक्स मतलब हिस्टेरिसिस लॉस एडी करंट लॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, और 0 रिलक्टेंस करंट। ट्रांसफार्मर एट नो लोड,
सेकेंडरी साइड जब ओपन होगा तो ट्रांसफार्मर नो लोड होगा। इसका आपका फेजर डायग्राम है आइडियल केस में, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर ये ड्रॉ करने के लिए आता है। R1 X1 हो गया, ये R0 X0 हो गया, यहाँ से करंट डिवाइडेड हो जाएगी I नॉट, I एंड IM। I मतलब एक्साइटिंग करंट, IM मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट। E1 ये E2 हो जाएगा, R2 X2 एंड V2 हो जाएगा। सारा पैरामीटर आपका R1 प्राइमरी रेजिस्टेंस, R2 सेकेंडरी रेजिस्टेंस, X1 रिएक्टेंस होगा प्राइमरी में, X2 सेकेंडरी, E1 EMF इंड्यूस इन प्राइमरी, E2 आपका ये सेकेंडरी का EMF हो गया, V1 प्राइमरी साइड का वोल्टेज, V2 सेकेंडरी voltage regulation. It is defined as the difference between of induced EMF induced at no load at output side and full load voltage to the EMF induced at no load. मतलब वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है, E2 माइनस V2 इंटू 100 अपॉन E2। और एक पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है जो प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में क्या होता है आपका कॉमन होता है आपका। ओके, अब आते हैं मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट में क्या करते हैं, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस इन विच यू कंपेयर ए नोन वैल्यू विथ अ नोन वैल्यू, है ना। हम दो टाइप के, एक होता है प्राइमरी टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से हम मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं, उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी दो टाइप्स का होता है ना, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग। और पूछा जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्क, तो DDC याद कर लो, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, दूसरा डैम्पिंग टॉर्क होता है, तीसरा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। जब हम कंट्रोल करेंगे तो वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क यूज होता है। फिर एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ PMMC इन परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक आपके परमानेंट मैग्नेट होता है जो यू शेप में होता है, पॉइंटर होता है, यूनिफॉर्म स्केल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, और ये प्रिंसिपल काम करता है, ये जो मोटर काम करता है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए मैकेनिकल फोर्स, ड्यू टू दिस मैकेनिकल फोर्स ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। यही मोटर का भी प्रिंसिपल है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड it experience a mechanical force, due to this mechanical force a deflecting torque is produced which is responsible for reflection of pointer। मतलब क्या है कि हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, इस कॉइल में क्या करें, करंट की सप्लाई दे देंगे तो एक फोर्स डेवलप होगा, और यही फोर्स क्या करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और इसी टॉर्क की वजह से पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा, पॉइंटर हमारा मूव करेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे। ये डेरिवेशन है F इक्वल टू IBL साइन थीटा से, और TD इक्वल टू TC इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल होता है, तो थीटा प्रोपोर्शनल टू I के इक्वल जाता है। एडवांटेज क्या है, लो पावर कंजम्पशन, नो हिस्टैरिसीस लॉस, यूनिफॉर्म स्केल। डिसवांटेज होता है कि केवल और केवल इसको हम DC में यूज करते हैं, AC मेजरमेंट के लिए नहीं यूज करते हैं, और डेलिकेट कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो पूछा जाता है कि AC में क्यों नहीं यूज करते हैं, तो AC में इसलिए नहीं करते हैं कि AC में क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, यहाँ थीटा प्रोपोर्शनल टू I है, तो जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे, तो पॉसिबल नहीं है। एक्सप्लेन डायनोमीटर टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायनोमीटर में टाइप में क्या होता है, दो कॉइल होती है, एक फिक्स कॉइल को हाफ हाफ पार्ट में, ये मूविंग कॉइल हो गई, यहाँ पे ये हो गई मूविंग कॉइल, ये हो गए दोनों फिक्स कॉइल। हम क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं, अब यदि इधर मूव कराना होगा तो इधर की फील्ड ज़्यादा कर देंगे, इधर मूव कराना होगा तो इधर की फील्ड, तो बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट हम क्या करेंगे, फील्ड को वेरी करेंगे। और इसके एडवांटेज ये है कि जो हमारा इसमें क्या होता है, थीटा प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है, तो I स्क्वायर की वजह से हम AC एज वेल एज हम DC में डायनोमीटर टाइप दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, और इसके नॉन यूनिफॉर्म स्केल होती है आपकी, है ना। और कंपैरिजन मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन, तो मूविंग आयरन जो होता है वो दो टाइप के प्रिंसिपल पे काम करता है, एक अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट पोल्स होंगे, रिपल्सन क्या होगा, जब सेम पोल होंगे। तो उस वर्किंग प्रिंसिपल पे जो काम करेगा, है ना, उसको बोलेंगे मूविंग आयरन। और मूविंग कॉइल जब हम आप क्या करते हैं, इसको मूव कॉइल को मूव कराते हैं, उसके वजह से जो हमारा, तो इसके भी कंपेरिजन भी लिखने के लिए आ जाता है। अब देखिए ये फार्मूला, इससे न्यूमेरिकल आता है, NS इक्वल टू 120 F/P सिंक्रोनस स्पीड होता है, NR इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस रोटर स्पीड होता है। स्लिप कैलकुलेट करना हो तो NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100 स्लिप होता है। रोटर फ्रिक्वेंसी FR इक्वल टू S इंटू F। डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल, पिछली बार भी आया था। ओके, और क्या क्या डेरिवेशन है, 8 डेरिवेशन है पूरे इलेक्ट्रिकल में, वो आती ही आती है, आप उसको याद कर लीजिएगा, मैं रात तक आपको वीडियो डाल दूंगा। डेरिवेशन याद करने के फ़ायदे हैं कि न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं, और डेरिवेशन आते हैं तो डेरिवेशन भी हो जाएगा।
मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को यदि अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो डैट कि आप सारी प्रॉपर वीडियो देख सके। ओके।